गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मे गॉड ब्लेस यू। आज कैप्सूल कोर्स में सेकेंड पार्ट लेके हम आए आप लोगों के सामने। केमिस्ट्री का है। इस बार जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे बच्चे मैट्रिक का 2024 में फरवरी में एग्ज़ाम होने वाली है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ जो अन्य परीक्षाओं में भाग लेंगे फॉर कंपटीशन एग्जामिनेशन में, तो उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा ये लेसन। तो इसको पहले एक पार्ट बनाए थे हम केमिस्ट्री का ही, आज फिर हम सेकंड पार्ट बना रहे हैं। इसमें एकदम मोस्ट VVI क्वेश्चन हम लेकर हम आए आप लोगों के लिए। क्वेश्चन रहेगा और उसको डिटेल से फिर आपको समझाया जाएगा, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। ग्लोबल वार्मिंग माने होता है वैश्विक उष्मीकरण। ये जो पूरा ब्रह्मांड, पूरे दुनिया का जो तापमान बढ़ रहा है, उसके लिए सबसे अधिक उत्तरदायी गैस कौन है। पहले सुन लीजिए यहाँ पर। सबसे अधिक उत्तरदायी गैस इसमें से आपको है, जैसे पहला ऑक्सीजन है, ये NH3 अमोनिया हो गया, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और N2 नाइट्रोजन। इसमें से सबसे उत्तरदायी गैस कौन है, तो इसका सटीक आंसर आपको है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे जिम्मेदार गैस है। ये सब तो नहीं है, ये सब ग्लोबल वार्मिंग में भाग नहीं लेता है। ये भी भागने लगा, ये भी भागने लगा, वो भी भागने लगा। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए यहाँ पर CO2 है। तो अब बात है कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या और इसके लिए उत्तरदायी गैस और कौन कौन है। ये तो सबसे ज़्यादा है CO2, और भी कुछ गैस ऐसे गैस हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य जिम्मेदार है। सबसे अधिक CO2 है, तो इसके बारे में आप समझिए। देखिए यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग का हिंदी हुआ आपको वैश्विक उष्मीकरण। ये कैसे होता है वो आपको बता रहे हैं हम, और इसमें कौन कौन सा गैस भाग लेता है वो भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लिया ये पृथ्वी है, ठीक है। ये ऊपरी सतह हुआ पृथ्वी का, अर्थ है ये। क्लियर। यह वायुमंडल है, ये क्या है, पूरा वायुमंडल है। तो इस वायुमंडल में जितनी सारे गैसें हैं उसमें से सबसे भारी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भारी है तो इसका मतलब नीचे रहेगा। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मैं पूरा समझिए कि ये पूरा एकदम CO2 गैस है, और सारे भी गैस इसमें है जो भी है। अब सूर्य से, मतलब सूर्य यहाँ है आपका S, यहाँ से किरण पृथ्वी पर आती है, बहुत सारी किरणें आती है आपको। कुछ कुछ किरणें तो ऊपर से लौट जाती है, यानी सूर्य की किरण पृथ्वी पर पड़ा, ठीक है, तो पृथ्वी हिट हुआ, जो भी हो। और होता क्या है इसमें से कि जितनी सारी किरणें पड़ती हैं पृथ्वी से टकरा के परावर्तन होकर लौट जाती हैं। मैक्सिमम किरण लौट गई। इस लौटने के क्रम में होता क्या है, ये पूरा हीट हो गया आपका। कुछ कुछ किरण को क्या करेगा, ये गैस जो है CO2 गैस उससे दोस्ती कर लेगा, यानी उसको रोक लेगा, उसको अपने जाल में फंसा लेगा। और जाने, जैसे मान लिया कि इसको जाने दिया, इसको जाने नहीं दिया, इसको रोक लिया, इसको यहाँ पर रोक लिया, फिर इसको जाने दिया, मान लिया इसको रोक लिया, फिर इसको जाने दिया, मान लिया कोई दूसरा गैस है, मान लिया जाने दिया, इसको फिर रोक लिया। इस तरीका से ये जो हीट है, सूर्य के रोशनी के कारण जो हीट हुआ, उस हीट को वापस लौटने नहीं आता है, इधर लौटने नहीं देता है। यानी ये CO2 गैस जो है
इन सबों को जो है सूर्य से आने वाले जितने भी किरण है जो पृथ्वी से टकरा के लौटना चाहती है, मैक्सिमम लौट जाता है और कुछ कुछ को ये रोक लेता है। अब देखिए, रोकने के कारण ये पूरा गर्म हो जाता है, ये जो सतह जो है ये पूरा गर्म होता है। मान ये एक जैसे हम लोग ठंडा में ओढ़ते हैं कंबल, एक कंबल की तरह पृथ्वी के चारों तरफ ओढ़ा हुआ है CO2 गैस। और सारे भी गैस हैं, अभी हम केवल CO2 के बारे में बता रहे हैं आपको, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो इसको ये क्या काम किया, इस हीट को जो है, इस उष्मा को जो है रोक लिया, जिसके कारण पृथ्वी का ऊपरी सतह चारों तरफ से जो है गर्म हो गया। ठीक है, इससे फायदा भी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग का जीवन फिर का कोई मतलब ही नहीं रहा। कहने का मतलब है, पृथ्वी का ऊपरी सतह अगर गर्म नहीं हो तो इतने सारे जीव जंतु, कोई भी जीव जंतु यहाँ पर जीवित रह नहीं पाएगा। तो हम लोग के लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन जब यही ज़्यादा हो जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा, तो फिर हम लोग के लिए हानिकारक है। जैसे अभी ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है, इसलिए आपको हो गया है ग्लोबल वार्मिंग। अगर ये नहीं होगा, सही ढंग से सही मात्रा में रहेगा, तो हम लोग के लिए तो ये जीवनदान है। और इसी के कारण जो है हम लोग यहाँ पर जिंदा रह पाते हैं। अगर मान लिया कि पृथ्वी के ऊपर गर्मी नहीं हो तो फिर कोई भी चीज़ नहीं टिक पाएगा, जितने भी जीव जंतु हैं। ठीक है, ये फायदेमंद है, लेकिन ज़्यादा हो जाने से इसकी मात्रा फिर हम लोगों के लिए हानिकारक है, जो अभी हम लोग भोग रहे हैं। ठीक है, तो क्या समझे इसमें आप, ये सूर्य से आने वाली किरण पृथ्वी से टकराई, लौट के गई, बहुत सारा लौट गया और बहुत सारे को ये लौटने नहीं दिया, ये इसको अपने आप में कैद करके रख दिया, बंद कर दिया। तो जिसके कारण ये पूरा जो है गर्म हो गया। गर्म हो गया तो फायदा हम लोग के लिए है, और जब ज़्यादा गर्म हो जाता है तो हानिकारक है। तो अब अगर CO2 गैस की मात्रा अगर मान लें कि बढ़ जाए वायुमंडल में, तो निश्चित है कि पृथ्वी का तापमान पहले की अपेक्षा बढ़ेगा। और यही है मेन कारण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा पहले की अपेक्षा बढ़ा हुआ है। अभी फिलहाल नवंबर 2023 का रिकॉर्ड है, ये पूरे वैश्विक तापमान, जो एवरेज तापमान है उसका मान है 14.22 डिग्री सेल्सियस। ख्याल रखिएगा, 14.22 डिग्री सेल्सियस, ये औसत वैश्विक तापमान है, एकदम करेंट नवंबर 2023 का। जब हमारा देश में, यानी पूरे हमारा देश में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में औद्योगिक क्रांति हुआ था, उसका टाइम है 1850 से 1900, ये औद्योगिक क्रांति का समय है। तो बहुत सारे उद्योग बैठे, फैक्ट्रियाँ जिसको कहते हैं हम लोग, उससे तो गैस निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सारे गैस, उससे जो है पूरे वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा था। उससे पहले जो तापमान था उससे लगभग ये 1.75 डिग्री सेल्सियस अधिक, उस समय जो तापमान था उससे 1.75 डिग्री, यानी औद्योगिक क्रांति से पहले की तुलना में ये ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 1.75 डिग्री, जिसके कारण जो है पूरा जो है ब्रह्मांड गर्म हो गया। उससे क्या हानि है आपको बोलिए, उससे हानि क्या होता है, अगर विश्व का तापमान बढ़ जाएगा तो जितने भी बर्फ़ हैं, ग्लेशियर जिसको कहते हैं हम लोग, वो पिघलना शुरू करेगा। अब पिघलना शुरू करेगा तो समुद्र के जो वाटर लेवल है वो ऊंचा हो जाएगा। तो समुद्री इलाके में आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वो सारे जो है समुद्र में मग्न हो जाएंगे। ये हानि होगी आपका। और उसके बाद बिना मौसम के बारिश, कभी सूखा, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही होता है। तो हम समझ उम्मीद करते हैं आप सीख गए होंगे। अब आपको बताएंगे हम कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन से गैस जिम्मेदार है। सबसे अधिक तो हो गया CO2, और सारा गैस भी जिम्मेदार है, उसके बारे में सुनिए आप। देखिए, ध्यान दीजिएगा आप।
नंबर 1 नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इसका होता है N2O। नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड CO2। उसके बाद है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये है CFC, ठीक है। और चौथा है मीथेन, ये हो गया वो CH4। उसके बाद है जलवाष्प, जो बोलते हैं हम लोग वेपर, इसका सूत्र H2O होता है, जो पानी से बनता है। और छठा है ओजोन, ये हो गया आपको O3। ये 6 गैस जो है आपका है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। इसको हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस, यानी हरित गृह प्रभाव बोलते हैं हिंदी में इसको, हरित गृह प्रभाव गैस, ठीक है। तो ये हरित गृह प्रभाव है क्या, जो आप लोगों को बताए हम अभी, जैसे पृथ्वी है और सूर्य की किरण, ये पूरा वायुमंडल आपका है, ये आ रही थी किरण, बहुत सारा किरण लौट के चला गया और कुछ कुछ को यहाँ रोक के रख दिया। तो ये जो बना आपका, यहाँ पर जो तापमान बढ़ा, इसी को बोलते हैं हम लोग ग्रीन हाउस, ठीक है। ये लैब में भी बनाया जाता है, आपको शीशा का रूम होता है, उसमें जो तापमान आएगा अंदर फिर जाने से रोकेगा, सो उसमें आपको नर्सरी का पौधा इसमें लगाया जाता है, हरित गृह प्रभाव वाला जो ये प्रोजेक्ट है। और उसके बाद छोटे छोटे जो मुर्गी का बच्चा ये सब हो, उसके लिए फ़ायदा होता है, मैंने उसको हीट में रखने के लिए, गर्म में रखने के लिए, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। अब आइए, आपको हम बता रहे हैं एक बहुत अच्छा चीज़, एक नेमोनिक आपको दे रहे हैं हम, जिससे आपको ये सारा गैस का नाम याद रहेगा। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन सा गैस हो आपका? नाइट्रस ऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, जलवाष्प और ओजोन। इसमें सबसे अधिक जिम्मेदार है CO2 गैस, ठीक है। अब देखिए, एक निमोनिक आपको हम दे रहे हैं यहाँ पर, तो याद कीजिएगा, नाई का मेथी, नाई का कल मेथी जलाओ, मेथी जलाओ, नाई का कल मेथी जलाओ। ध्यान दीजिएगा इसमें, नाई, नाई से हो गया नाइट्रस ऑक्साइड N2O, कहाँ से हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, कल से हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, देख रहे हैं, नाई का कल,
मेथी जलाओ, नाई से नाइट्रस ऑक्साइड, का से कार्बन डाइऑक्साइड, कल से CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अब मेथी से मीथेन CH4, और जल से जलवाष्प हम H2O, और O से ओजोन O3। तो ये 6 गैस जो है आपको है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। याद रखने का बहुत अच्छा तरीका आपको है। क्या तरीका है? तो नाई का कल मेथी जलाओ, नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद हो गया आपको CO2 CFC CH4 H2O O3। अब आइए, इस नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग आंसू गैस भी बोलते हैं, ख्याल रखिएगा। एक क्वेश्चन हमारी पूछता है, आंसू गैस का सूत्र ये है N2O। अब आपको हम बता रहे हैं इस पूरे वायुमंडल में किस गैस की मात्रा कितनी है ना? तो सबसे अधिक है आपको नाइट्रोजन की 78%, उसके बाद ऑक्सीजन की है 21%, उसके बाद आर्गन 0.93%। देखिए 71 और 21 ये दोनों मिलाकर तो 99 हो गया आपका, क्लियर। बचा 1%, तो उसमें से 1% लगभग ही है 9.93%। उसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी मात्रा शुरू में था 0.03%, लेकिन बढ़ के अब होने वाला है 0.04%, मैंने इसकी मिडिल में है, 0.3 से ज़्यादा है 0.3 से। और बाकी जितना रेस्ट हुआ गैस है ना, रेस्ट गैस जो भी है आपका बचा था वो आपका 0.04% इसी के लगभग है। अगर 0.3 है तो 0.4 हुआ, अब सबको जोड़िएगा तो 100% हो जाएगा। ये CO2 गैस जो है, देखिए इसकी मात्रा बढ़ रही है, तो इसकी मात्रा बढ़ रही है, तो इसकी मात्रा कहाँ से बढ़ रही है? हम लोग क्या करते हैं अपने जीवन को विकास में लाने के लिए, विभिन्न फैक्ट्रियाँ बैठाते हैं, कल कारखाने लगाते हैं, जिसमें से CO2 गैस की मात्रा निकलती है और पूरे इसमें वायुमंडल में फैल जाता है। उसके बाद मोटरसाइकिल ये सब चलाते हैं हम लोग, इससे भी गैस निकलता है CO2 गैस, ईंट का भट्टा, इस सब से। तो औद्योगिक क्रांति यानी उद्योग का विकास जितना अधिक होगा, CO2 गैस की मात्रा उतनी अधिक होगी, और CO2 गैस की मात्रा जब बढ़ेगा तो वैश्विक तापमान बढ़ेगा, और वैश्विक तापमान बढ़ेगा तो ये जो प्रकृति जो है अपनी दिशा बदल देगी, और जिसके कारण जो है हम सारे मानव लोग खतरे में पड़ जाएंगे। ठीक है, पहले तो ग्लेशियर पिघलेगा, पानी बनेगा, समुद्र में आएगा, समुद्र के आसपास का इलाका पूरा डूब जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग कोशिश होनी चाहिए ग्लोबल वार्मिंग से बचें। ठीक है, क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, यह आपको याद रखना है। ऑप्शन दिया हुआ है CaCO3 MgCO3 CaCO3 MgCO3। इसमें से इसका सही आंसर है CaCO3। संगमरमर को हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा मतलब जो खाने वाला सोडा होता है, जिस सोडा का उपयोग हम लोग घर में करते हैं, किचन में कभी कभी, तो उसका सूत्र आपको है इसमें से NaHCO3। NaHCO3 है, NaOH है, Na2CO3 है और KOH है। तो इसमें सही आंसर आपका है NaHCO3, जिसको बोलते हैं हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका दूसरा क्या नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको बेकिंग पाउडर भी बोलता है लोग। ये सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा। ठीक है, और जो धोवन सोडा होता है जिससे हम लोग कपड़ा धोते हैं, उसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, यहाँ Na2CO, इसका नाम है धोवन सोडा। क्या लिखेगा? ये भी क्वेश्चन बनता है एक आपका। ये धोवन सोडा है सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ये सब धातु है, सब मेटल है आपका। तो इसमें कुछ कुछ मेटल आपका एकदम होता है कोमल सॉफ्ट, ऐसे में चाकू से हम किसी भी काट सकते हैं, है ना, थोड़ा दाब के तोड़ के, लेकिन आसानी से काटना आपको एकदम है, जैसे केला काटना आसानी से, उसी टाइप से। तो इसमें से सोडियम, सोडियम जो आपको है सबसे आसानी से काटने वाला धातु है। और एक होता है पोटेशियम, पोटेशियम को भी हम लोग आसानी से काट सकते हैं। क्या लिखे है, ये भी दे सकते हैं आप, पोटेशियम। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम। एक धातु लिथियम है, उसको भी काट सकते हैं, लेकिन इतना आसानी से नहीं काट सकते हम लोग, वो थोड़ा सा हार्ड है ना। और आपको कैल्शियम भी काट सकते हैं, उसको भी काटा जा सकता है, लेकिन सबसे आसानी से एकदम काटने वाला धातु है आपको हो गया सोडियम और पोटेशियम। ठीक है भैया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये VVI क्वेश्चन एकदम है। इसमें देखिए क्या लिखा है, एक्वारेजिया, नाम सुनिएगा, एक्वारेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात होता है। एक्वारेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात होता है। तो इसका सही आंसर है आपका है, ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, 3:1, 1:3, 2:2 और 1:2। तो सही इसका आंसर है आपको 3:1, 3 और 1 का अनुपात होता है एक्वारेजिया में आपको HCl और HNO3 का अनुपात में। अब देखिए बताते हैं होता क्या है इसमें। एक्वारेजिया का दूसरा नाम है अम्लराज। क्या नाम है इसका, अम्लराज। इसमें होता क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक वही HCl का नाम है आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इस सौंद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये। और ये नाइट्रिक अम्ल है आपको HNO3, HNO3 का नाम है नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, ये हो गया आपका HCl, ये हो गया HNO3। क्या लिखेगा, तो इस दोनों को जो मिलाया जाता है तो इसका 3 भाग होता है और इसका 1 भाग, 3 भाग लेते हैं हम लोग HCl और 1 भाग लेते हैं NH3। जब इसको मिक्सचर करके जो सॉल्यूशन तैयार होता है उसी का नाम है अम्लराज या एक्वारेजिया। ठीक है, तो अब इसका काम क्या है, सोना, सोना और प्लेटिनम, ठीक है, सोना और प्लेटिनम, जैसे नोबल गैस आप नोबल धातु इसको कहते हैं हम लोग, सोना और प्लेटिनम को, सोना और प्लेटिनम को ये आसानी से पिघला देते हैं अम्लराज। अम्लराज में अगर आप सोना को डालिएगा तो सोना पिघल जाएगा, सोनार सब इसी से सोना पिघलाता है अम्लराज से। ठीक है, और प्लेटिनम धातु को भी हम लोग इससे पिघला सकते हैं, जो काफ़ी मजबूत होता है, इसको बोलते हैं नोबल मेटल। तो अब होता क्या है इसमें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, देखिए यहाँ पर 3:1 और 1:1, यहाँ धोखा हो जाता है। तो समझने के लिए क्या कीजिएगा, यहाँ जो आगे रहेगा वो आगे रहेगा, जैसे HCl का कितना भाग है, 3 भाग है, 3 हो गया। उसके बाद में HNO3 आपका, इसका कितना भाग है, 1 भाग है, 1 हो गया। तो इसका सही आंसर हो गया 3:1। यही क्वेश्चन अगर बदल देगा आपको, मान लिया एक्वारेजिया में HNO3 और HCl का अनुपात क्या है, तो उसमें आंसर हो जाएगा 1:3। थोड़ा सा बारीकी से सोचिएगा, आगे जो रहता है वो आगे होता है, पीछे होता है। तो हम लोग को यही ख्याल रखना है
कि अम्लराज बनाने के लिए HCl का 3 भाग और HNO3 का 1 भाग लेते हैं हम लोग, जिससे बन जाता है आपको अम्लराज या एक्वालेजिया। इसका काम क्या है, आपको सोना और प्लेटिनम जैसे धातुओं को पिघलाने में। ठीक। तो आज आपको हम यहीं से यहीं तक छोड़ के जाते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे वाला क्वेश्चन फिर भी आए आप लोग हम ले आएंगे। बने रहिए मेरे साथ आप। और वीडियो पसंद आता होगा तो दोस्तों के बीच लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, दोस्तों के बीच लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करेंगे आप लोग। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।